हैं, यूरिक एसिड, यूरिया, ठीक है, अमोनिया भी, तो जो भी, अमोनिया तो नहीं होता, यूरिया, यूरिक एसिड, जो भी नाइट्रोजन वेस्ट हैं उनको बॉडी से एलिमिनेट करना क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन। और इजेशन क्या होता है? अनडाइजेस्टेड फूड जिसका डाइजेशन नहीं हुआ है, अनडाइजेस्टेड फूड का फीकल मैटर की फॉर्म में बॉडी से रिमूव करना या एलिमिनेट करना क्या कहलाता है? इजेशन। अरे डिफरेंस समझ में आया नहीं आया? बोलिए। ठीक है, तो एक्सक्रीशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। इजेशन, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड इन द फॉर्म ऑफ फीकल मैटर इज कॉल्ड इजेशन। क्लियर? चलिए अगला टॉपिक है, मैंने यहाँ पे बेटा एनिमल किंगडम की भी प्रिपरेशन करा रखी है पूरी की, ताकि एनिमल किंगडम आसान हो जाए। तो यहाँ सारे लिखवाए हैं वेरियस टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, ठीक है, सबके एक्सक्रीटरी ऑर्गन लिखवाए हैं। जैसे पोरीफेरा, पोरीफेरा के अंदर पोर्ट्स बियरिंग एनिमल्स आते हैं जैसे स्पॉन्जेस। सेकंड, उसके बाद पोरीफेरा फाइलम के बाद आता है सिलेंटेटा, सिलेंटेटा को निडेरिया फाइलम भी कहते हैं, उसके अंदर एग्जांपल आता है हाइड्रा। और सिलेंटेटा के बाद आता है टीनोफोरा, टीनोफोरा के अंदर जो एग्जांपल आता है उसका नाम है प्लीरोब्रैकिया। तो इन तीनों के अंदर जो एक्सक्रीशन होता है, एक्सक्रीशन अकर बाई जनरल बॉडी सरफेस, जनरल बॉडी सरफेस से इसमें एक्सक्रीशन होता है। और जनरल बॉडी सरफेस किसको बोलते हैं? प्लाज्मा लेमा को। आप प्लाज्मा लेमा कह दो या सेल मेम्ब्रेन। तो इन तीनों के अंदर जो एक्सक्रीशन होगा वो सेल मेम्ब्रेन से होगा, यानी कि प्लाज्मा लेमा से होगा। और प्लाज्मा लेमा को क्या बोलते हैं? जनरल बॉडी सरफेस। नई बात समझ में आई? आ गई सर। ठीक है, जो प्लेटी हेलमेंथीज होते हैं, देखो बेटा प्लेटी मतलब होता है फ्लैट और हेलमेंथीज का मतलब होता है वॉर्म, यानी कि इसके अंदर फ्लैट वॉर्म्स आते हैं जैसे लीवर फ्लूक, टेप वॉर्म, प्लेनेरिया। तो इन सभी में जो एक्सक्रीशन होता है वो फिल्म सेल्स के थ्रू होता है। तो प्लेटी हेलमेंथीज में अगर आपसे पूछें कि एक्सक्रीशन किसके थ्रू होता है तो आप किस पे टिक लगाएंगे? फ्लेम सेल्स। एस्केलमेंथीज, एस्केलमेंथीज के अंदर आते हैं राउंड वॉर्म्स जैसे एस्केरिस, ठीक है। तो इसमें जो एक्सक्रीशन होता है वो होता है रेनेट सेल्स की हेल्प से। तो रेनेट सेल्स या इनको बोलते हैं, दूसरा नाम है इसका एच शेप्ड सेल्स, तो इसके थ्रू एक्सक्रीशन होता है। तो अगर आपसे पूछे एस्केलमेंथीज या एस्केरिस में एक्सक्रीशन किसके थ्रू होता है तो किस पे टिक लगाएंगे आप? रेनेट सेल्स और एच शेप्ड सेल। हाँ, एस्केलमेंथीज के बाद आता है बेटा एनेलिडा। एनेलिडा के अंदर एग्जाम्पल आते हैं जैसे अर्थवॉर्म, लीच, नेरिस। तो इसमें जो एक्सक्रीशन होता है एनेलिडा में किसके थ्रू होता है? नेफ्रीडिया के थ्रू होता है। इसके बाद आता है आर्थ्रोपोडा फाइलम। बेटा आर्थ्रोपोडा जो फाइलम होती है उसकी 3 क्लासेस होती हैं, एक होती है इंसेक्टा, एक होती है क्रस्टेसिया और एक होती है एरेक्निडा। एरेक्निडा, तो तीनों क्लास में अलग अलग एक्सक्रीटरी ऑर्गन से एक्सक्रीशन होगा। इंसेक्टा जिसमें इंसेक्ट आते हैं जैसे कॉकरोच हो गया, हाउस फ्लाई हो गया, हनी बी हो गया, मॉस्किटो हो गया, ये सब इंसेक्टा क्लास में आते हैं। तो इन सभी के अंदर एक्सक्रीशन किसके थ्रू होगा? मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू होगा, ठीक है। इसके बाद जो क्रस्टेसिया, क्रस्टेसिया में आते हैं क्रैब और प्रॉन। तो इसमें जो एक्सक्रीशन होता है वो ग्रीन ग्लैंड से होता है, और ग्रीन ग्लैंड का दूसरा नाम होता है एंटीनरी ग्लैंड। थर्ड क्लास होती है एरेक्निडा, एरेक्निडा में आते हैं स्कॉर्पियन एंड स्पाइडर। तो इनके अंदर जो एक्सक्रीशन होता है वो कॉक्सल ग्लैंड से होता है। याद कर लेंगे? यस सर। इसके बाद आता है मोलस्का। मोलस्का में आते हैं जैसे ऑक्टोपस, स्नेल, यूनियो, ये सब आते हैं एग्जाम्पल। और मोलस्का के अंदर एक्सक्रीशन होता है गिल्स के थ्रू, गिल्स के थ्रू एक्सक्रीशन होता है। और जो इकाइनोडर्मेटा फाइलम आता है उसके अंदर आता है स्टारफिश। और स्टारफिश के अंदर जो होता है बेटा, ये इकाइनोडर्मेटा के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। कई बार मेडिकल में क्वेश्चन आ चुका है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम किसके अंदर एब्सेंट होता है? इकाइनोडर्मेटा के अंदर एब्सेंट होता है, लाइक स्टारफिश। सो एक्सक्रीशन अकर बाई गिल्स एंड जनरल बॉडी सरफेस। इसीलिए इकाइनोडर्मेटा के अंदर जो एक्सक्रीशन होता है वो किसके थ्रू होता है? जल्दी बताओ। गिल्स के थ्रू होता है और जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू। हाँ, इसके बाद आता है हेमिकोडेटा। हेमिकोडेटा जो होता है बेटा, इसमें एक्सक्रीशन होता है प्रोबोसिस ग्लैंड के थ्रू, प्रोबोसिस ग्लैंड के थ्रू एक्सक्रीशन होता है। तो इस तरीके से पॉरीफेरा से लेके हेमिकोडेटा तक के सारे फाइलम्स के एनिमल्स को किसमें इंक्लूड किया गया? नॉन कॉर्डेट्स में। किसमें इंक्लूड किया गया? नॉन कॉर्डेट्स। हाँ, इसके बाद अब आते हैं कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स में आते हैं आपके जैसे पाइसीज, जैसे एम्फीबियंस, उसके बाद रेप्टाइल्स, फिर एप्स, फिर मैमल्स। तो पाइसीज में आप जानते हैं जो ट्रू फिश आती हैं जैसे लाइक डॉग फिश जिसको स्कॉलिडॉन बोलते हैं, स्टिंग रे फिश जिसको प्रिस्टिस बोलते हैं, टॉर्पीडो जिसको इलेक्ट्रिक रे फिश बोलते हैं। तो ये सारी फिश जो है पाइसीज में बिलोंग करती हैं। और पाइसीज में एक्सक्रीशन किसके थ्रू होता है? मीजोनेफ्रिक किडनी के थ्रू होता है। एम्फीबियंस जो होते हैं जैसे फ्रॉग, सिलामेंडर, तो इनकी एम्फीबियंस की जब लार्वल स्टेज होती है, एक एडल्ट स्टेज होती है। तो लार्वल स्टेज में एक्सक्रीशन होता है प्रोनेफ्रिक किडनी से और एडल्ट स्टेज में होता है मीजोनेफ्रिक किडनी से।
बाकी रेप्टाइल्स में आते हैं जैसे स्नेक, लिजार्ड, क्रोकोडाइल। एप्स में आती हैं जैसे बर्ड्स, और मैमल्स में आते हैं जैसे ह्यूमन, बैट, रैट्स एटसेट्रा। तो इन सभी में जो एक्सक्रीशन होता है वो होता है बाय मेटानेफ्रिक किडनी। किसके थ्रू एक्सक्रीशन होता है? By metanephric kidney. ठीक है, तो आप लोगों को सारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन मैंने बता दिए हैं, याद कर लेंगे बैठकर आराम से। किसी को कोई दिक्कत? No, sir. ठीक है, चलिए अगला, अब आता है अगला टॉपिक, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, तो देखो बेटा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमें केवल वही पढ़ने हैं जो एनसीईआरटी के अंदर है। तो हम यहाँ पे केवल अमोनिया के बारे में पढ़ेंगे, यूरिया के बारे में पढ़ेंगे, और यूरिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे। यूरिया के बारे में पढ़ेंगे, और एक और पढ़ेंगे, कौन सा? यूरिक एसिड। Uric acid. ठीक है, तो पहले मैं एक बारी में सारी चीजें बता देता हूँ, फिर मैं समझा दूंगा, देख लो सब चीजें। देखिए, देखो बेटा, जो एनिमल्स अमोनिया को रिलीज कर, देखो अमोनिया को रिलीज करना बॉडी से, वो कहलाता है अमोनोटेलिज्म। क्या कहलाता है? अमोनोटेलिज्म। यानी कि प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया इज कॉल्ड अमोनोटेलिज्म। और जो एनिमल्स अमोनिया को रिलीज करते हैं उनको बोलते हैं अमोनोटेलिक एनिमल्स। क्या बोलते हैं? बोलोगे तभी सीखोगे, क्या बोलेंगे? Monotelic अमोनोटेलिक animal. एनिमल। अब बेटा अगर हम कंपेयर करें तो अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड में कंपेयर करें तो अमोनिया सबसे हाईली टॉक्सिक होता है, उससे कम टॉक्सिक होता है यूरिया, और सबसे लीस्ट टॉक्सिक होता है यूरिक एसिड। ठीक है, तो अगर आपसे पूछें लीस्ट टॉक्सिक एक्सक्रीटिव मटेरियल कौन सा है, तो आप टिक लगाएंगे यूरिक एसिड पर। और अगर आपसे पूछें हाईली टॉक्सिक कौन सा होता है, तो आप बोलोगे अमोनिया। बेटा देखो अमोनिया हमारी बॉडी में बनता कैसे है। देखो हमारी बॉडी के अंदर जो अमाइनो एसिड्स हैं, अमाइनो एसिड्स के अंदर दो ग्रुप होते हैं, एक अमाइनो ग्रुप और एक COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। तो जब अमाइनो एसिड्स ब्रेक होते हैं तो जो अमाइनो ग्रुप है उससे अमोनिया बन जाता है, और अमोनिया हमारी बॉडी के लिए हाईली टॉक्सिक होता है। तो चूंकि हाईली टॉक्सिक होता है, पहली वजह तो है ये बहुत ज्यादा हाईली टॉक्सिक होता है। दूसरा वजह यह है कि इसको रिमूव करने के लिए, बॉडी से एलिमिनेट करने के लिए एक्सेस ऑफ वाटर चाहिए होता है, बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है। इसीलिए ज्यादातर जो एक्वेटिक एनिमल्स है जो पानी में रहते हैं उनमें जो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट होता है वो अमोनिया होता है। जैसे आपका अमीबा हो गया, ये जितने भी पानी में एनिमल्स रहते हैं, जैसे फिश हो गई, सब क्या करती हैं, क्या एक्सक्रीट करते हैं? अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं, क्योंकि वहां तो पानी की कमी है नहीं। लेकिन जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं, जो लैंड के ऊपर एनिमल्स रहते हैं, वो ज्यादातर एक्सक्रीट क्या करते हैं? या तो यूरिया एक्सक्रीट करेंगे या यूरिक एसिड एक्सक्रीट करेंगे। वजह क्या है? क्योंकि यहाँ पर हमें वाटर को क्या करना पड़ता है? कंजर्व करना पड़ता है, ताकि वाटर लॉस कम हो, अदरवाइज बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है, तो क्या होता है, क्योंकि अमोनिया हमारी बॉडी के लिए हाईली टॉक्सिक होता है, तो यूरिया क्या, लीवर क्या करता है? अमोनिया को यूरिया साइकिल के थ्रू यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। जब यूरिया में कन्वर्ट कर देता है तो अमोनिया हाईली टॉक्सिक था, तो उसको लीस्ट टॉक्सिक यूरिया में कन्वर्ट कर दिया। अब ये यूरिया जो है ब्लड के अंदर आ जाता है, और ब्लड से किडनी क्या करती है? किडनी इस यूरिया को, किडनी के अंदर होते हैं नेफ्रॉन्स, वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के थ्रू इसको फिल्टर कर देते हैं और बाद में इससे यूरिन बना देते हैं, और यूरिन से ये एलिमिनेट हो जाता है। तो इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर जो यूरिया बनता रहता है वो एलिमिनेट होता रहता है यूरिन के थ्रू, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी नहीं होती। और एक और खास बात है, किडनी कभी भी अमोनिया को एलिमिनेट नहीं कर सकती, इसीलिए अमोनिया का यूरिया में भी कन्वर्ट होना जरूरी है। यहां तक बात क्लियर हुई नहीं हुई? हो गई ठीक है, सर. अब दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि अमोनिया और यूरिया के बीच में अगर डिफरेंस करेंगे, लीस्ट टॉक्सिक कौन सा है, तो ऑब्वियस सी बात है यूरिया लीस्ट टॉक्सिक है। कितना लीस्ट टॉक्सिक है? 1 लाख टाइम्स लीस्ट टॉक्सिक है। 1 लाख, 1 लाख टाइम, यानी कि जो अमोनिया है 1 लाख टाइम्स ग्रेटर टॉक्सिक है देन यूरिया। बहुत फर्क आ गया। ठीक है, आपको ये सब बातें क्लियर हुई नहीं हुई? तो वही चीजें मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। तो लिखा हुआ है अमोनिया इज द मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म and require large amount of water for its elimination. The process of excreting ammonia is called ammonotelism. Kidney do not play any significant role its removal. मैंने कहा था ना, कोई अमोनिया को किडनी जो है एलिमिनेट नहीं कर पाती। अमोनिया अब देखो, अब आप ये पूछोगे कि सर ठीक है, आपने कहा कि अमोनिया किडनी नहीं हटा सकती, तो क्या हमारी बॉडी से अमोनिया निकलता ही नहीं? मैं कहूंगा बिल्कुल निकलता है, स्वेट ग्लैंड के थ्रू, पसीने से। ठीक है,
हमारी जो स्किन होती है, जो बॉडी सरफेस है जिसको हम स्किन कहते हैं, स्किन के ऊपर होती है स्वेट ग्लैंड, और वो स्वेट ग्लैंड क्या करती है, अमोनिया को एलिमिनेट करती रहती है। तो हमेशा जब भी अमोनिया एलिमिनेट होता है तो बॉडी सरफेस से होता है। अगर मछलियों की बात करें तो मछलियों में भी बॉडी सरफेस क्या है, गिल, तो गिल्स के थ्रू वहां पे रिमूव होता है। ठीक है, तो वही लिखा है, अमोनिया एज इट इज रीडली सोल्यूबल इज जनरली एक्सक्रीटेड बाय डिफ्यूजन अक्रॉस बॉडी सरफेसेस और थ्रू गिल सरफेसेस इन फिश एज अमोनियम आयंस। ठीक है, एग्जाम्पल कहाँ कहाँ मिलता है ये अमोनिया, कौन कौन एक्सक्रीट करते हैं, तो सारे एग्जाम्पल्स मैंने लिखवाए हैं। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म सच एज अमीबा, many invertebrates including sponges, hydra, crayfish, aquatic insect, vertebrates like tadpole larva, aquatic amphibians, bony fish are ammonotelic। ये सारे एग्जाम्पल जो हैं ये किसके हैं बेटा, बोनी फिश के, सॉरी अमोनिया रिलीज करने के। अरे क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. स्पीड तो तेज नहीं लग रही है आपको? स्पीड तो तेज नहीं लग रही है आप लोगों को समझाने की? No, sir. चलिए अगला क्या, अगला क्या है, यूरिया। तो बेटा मैंने आपको बताया तो जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं, जो लैंड पे होते हैं, वो ज्यादातर क्या एक्सक्रीट करते हैं, यूरिया या यूरिक एसिड। क्यों रिलीज करते हैं? ताकि वाटर क्या हो सके, कंजर्व हो सके। तो वही चीज है, टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन necessary the production of lesser toxic nitrogen waste like urea and uric acid for the conservation of water. Urea can be tolerated in much more concentrated form because it is 1 lakh times less toxic than ammonia. Excretion of ammonia urea is called ureotelism. An animal which excrete urea is called यूरियोटेलिक एनिमल। एग्जाम्पल कौन है, यूरिया कौन एक्सक्रीट करते हैं, मैमल्स लाइक ह्यूमन। हम लोग क्या रिलीज करते हैं, यूरिया करते हैं। मैनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस एंड मैरीन कार्टिलेजिनियस फिश, ये सारे एग्जाम्पल जो हैं यूरिया के हैं। बताइए क्लियर हुआ नहीं हुआ आपको? हो गया सर। अगला आता है, हाँ अगला आता है यूरिक एसिड। बेटा ओबीसी बात है, यूरिक एसिड सबसे लीस्ट टॉक्सिक होता है, सबसे लीस्ट टॉक्सिक एक्सक्रीटरी मटेरियल है। और इसको कौन एक्सक्रीट करती हैं, देखो लिखा हुआ है, यूरिक एसिड इज एक्सक्रीटेड बाय रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड स्नेल्स एंड इंसेक्ट फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर। एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड इज नोन एज यूरिकोटेलिज्म। तो ओबीसी बात है, इसमें इंसेक्ट्स भी आ रहे हैं, इसका मतलब कॉकरोच, आपके यहाँ कॉकरोच बहुत पूछा जाता है, तो कॉकरोच क्या रिलीज कर रहा है, यूरिक एसिड, इसलिए वो यूरिकोटेलिक है, यूरिकोटेलिक एनिमल्स है। अरे क्लियर है? यस सर। तो ये थे एक्सक्रीटरी मटेरियल। बताओ आपको एक्सक्रीटरी मटेरियल क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सही सही बताना। हो गया। चलिए अब स्टार्ट करते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम होता क्या है। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है बेटा, आप लोग बिल्कुल कुर्सी की पेटी बांध लो और फ्लाइंग करने के लिए तैयार हो जाओ। अरे बेटा तुम तो सो गए हो, मुझे ऐसा लग रहा है, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। सर बांध ली, हाँ पेटी बांध ली सर। बेटा, हाँ पेटी बांध के सो मत जाना कि अब कुछ नहीं है। बेटा मैं जब एरोप्लेन उड़ाता हूँ तो बेटा मेरा एरोप्लेन हिलता है, सोने नहीं दूंगा। ठीक है, ना खुद सोऊंगा ना सोने दूंगा, ये मेरा नारा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। देखो देखो, जैसे बूंद बूंद से बाल्टी भरती है, घड़ा घड़ा जो होता है वो भरता है, इसी तरीके से क्या होता है कि छोटी छोटी नॉलेज से बड़ी नॉलेज इकट्ठी होती है। तो मैं बहुत छोटी छोटी बातें करूंगा जो शायद आपको पता भी होंगी, उसके बाद धीरे 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 चीजों को मैं एडवांस लेवल पे ले जाऊंगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम की। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, बड़ा धीरे धीरे मैं आप, अच्छा जो चीज मैं बोलूंगा आप लोग भी उस चीज को बोलोगे, इससे ये होगा कि आपकी नींद खुलेगी और आपको वो चीज याद भी होगी साथ के साथ। ठीक है, तो अब आपका सोने का टाइम खत्म हो चुका है। देखिए ये जो आपको दिखाई दे रही है यह है किडनी। ठीक है, तो अब किडनी के बारे में आप सुने। देखिए किडनी का नंबर कितना होता है, 1 पेयर। ठीक है, किडनी 1 पेयर होती है। किडनी की जो लेंथ होती है बेटा, वो लेंथ होती है 10 से 12 सेंटीमीटर लेंथ होती है। किडनी की जो विड्थ होती है वो होती है 5 से 7 सेंटीमीटर होती है। और किडनी की जो थिकनेस होती है वो 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। और किडनी का जो वेट होता है वो 120 से 170 ग्राम होता है। और किडनी का कलर होता है डार्किश ब्राउन। कैसा कलर होता है जल्दी बताओ? डार्किश ब्राउन, डार्किश ब्राउन। ठीक है, और किडनी की शेप कैसी होती है? बीन शेप्ड, बीन शेप्ड किडनी होती है। ठीक है, और किडनी कहाँ पर लोकेटेड होती है? हमारी डॉर्सल साइड में होती है, पीछे की तरफ, आगे की तरफ नहीं होती, डॉर्सल साइड में होती है, कमर के नीचे। ठीक है, कमर के नीचे होती है। ठीक है,
डॉर्सल साइड में होती है। और किडनी के टॉप पर एक एंडोक्राइन ग्लैंड मिलती है जिसको हम बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है। और इसीलिए एड्रीनल ग्लैंड को भी हम देते हैं सुपरा रीनल ग्लैंड। सुपरा मतलब सुपीरियर पोजीशन, और रीनल मतलब किडनी, यानी किडनी की सुपीरियर पोजीशन में मिलती है, इसलिए इसको नाम देते हैं सुपरा रीनल ग्लैंड, ठीक है। और किडनी का काम क्या होता है बेटा? किडनी के अंदर प्रेजेंट होते हैं नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स, और नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स का काम क्या होता है बेटा? वो नेफ्रॉन्स क्या करते हैं? किडनी के अंदर यूरिन का फॉर्मेशन करते हैं, और वो यूरिन किडनी से, दोनों साइड किडनी से निकलकर बाहर किससे आता है? यूरिटर के थ्रू बाहर आता है यूरिन, ठीक है। और फिर वो यूरिटर के थ्रू बाहर निकलने के बाद वो सारा का सारा यूरिन जाके किस में स्टोर हो जाता है? यूरिनरी ब्लेडर में स्टोर हो जाता है। हाँ, और यूरिनरी जो ब्लेडर होता है बेटा, यूरिनरी ब्लेडर के 3 पार्ट्स होते हैं। जो ऊपर वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड एपेक्स, इसको एपेक्स कहते हैं। ये जो बीच वाला पार्ट दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड बॉडी और फंडस बोलते हैं, और नीचे वाले पार्ट को हम बोलते हैं नेक, ठीक है। तो इस तरीके से 3 पार्ट होते हैं इसमें, एपेक्स, बॉडी, फंडस एंड नेक, ठीक है। अब जो बेटा बॉडी फंडस होता है, बॉडी और फंडस वाला जो पार्ट है, इसके अंदर एक ट्राई एंगुलर एरिया होता है या स्पेस होता है, ट्राई एंगुलर। उस स्पेस को हम नाम देते हैं ट्राइगोन, और इस ट्राइगोन के अंदर आकर यूरिटर ओपन होती है और यूरिन को फिल्ड कर देती है, और यूरिन इसके अंदर भर जाता है। बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है। हाँ, और बेटा जो नेक होता है यूरिनरी ब्लेडर में, नेक में 2 टाइप के स्फिंक्टर होते हैं, एक इनर साइड में, एक आउटर साइड में। इनर साइड वाले जो होते हैं बेटा इनवॉलंटरी स्फिंक्टर होते हैं, क्योंकि इनको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम रेगुलेट करते हैं। और आउटर वाले बेटा वॉलंटरी स्फिंक्टर होते हैं, इनको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि हम अपने ब्रेन से कंट्रोल करते हैं, इसीलिए हम अपनी मर्जी से यूरिन को एलिमिनेट कर सकते हैं। आपको समझ में आ रही है? तो जिस टाइम हम यूरिनेशन आता है, तो यूरिनेशन के टाइम पे क्या होते हैं, ये दोनों ही स्फिंक्टर क्या हो जाते हैं? रिलैक्स हो जाते हैं, और यूरिन नेक ऑफ द यूरिनरी ब्लेडर से एंटर कर जाता है यूरिथ्रा। तो यानी कि नेक ऑफ द यूरिनरी ब्लेडर किससे कनेक्ट हो जाती है? यूरिथ्रा। और यूरिथ्रा में आगे की तरफ एक ओपनिंग होती है, उस ओपनिंग को बोलते हैं यूरिथ्रल ऑरिफिस, और यूरिथ्रल ऑरिफिस से यूरिन बाहर की तरफ रिलीज हो जाता है। तो प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन इज कॉल्ड मिक्चुरेशन। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मिक्चुरेशन बोलते हैं। यहां तक बताओ, बात समझ में आई नहीं आई? यस सर। आ गई। अभी जस्ट हम एक मॉर्फोलॉजी बता रहा हूं, अभी मैंने कोई फिजियोलॉजी ऐड नहीं की है। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई? चलिए, तो अब मैं छोटे छोटे करके पार्ट्स बताता हूं। पहले मैं किडनी के बारे में बताता हूं, फिर मैं यूरिटर के बारे में बताऊंगा, फिर मैं यूरिनरी ब्लेडर के बारे में बताऊंगा, फिर मैं यूरिथ्रा के बारे में बताऊंगा, और जब ये चीजें कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद मैं फिर नेफ्रॉन्स के बारे में बताऊंगा। तो चलिए, इतना आपको मॉर्फोलॉजी समझ में आई पहले, कैसे लोकेशन होती है, क्या होता है। चले आगे। Yes, sir. सिग्नल दोगे तभी फ्लाइंग होगी, वरना तो रुक जाएगा सारा। यस सर। हाँ, यस सर। मजे ले लेके पढ़ो। यहाँ पर कुछ ऐसा वो नहीं है कि बहुत पेन लेना है। पढ़ाई होती है हंसी मजाक में, सीरियस नहीं होना ज्यादा। हाँ, पूरा डायग्राम आपके उस पे आ चुका है, ठीक है। देखिए, किडनी की स्ट्रक्चर है। किडनी की स्ट्रक्चर को देखिए सबसे पहले किडनी की लेयर्स के बारे में बात करते हैं। किडनी लेयर्स, बेटा किडनी में 3 लेयर्स होती हैं। सबसे बाहर की तरफ जो लेयर होती है डेट इज कॉल्ड रीनल फेशिया। सबसे आउटर मोस्ट लेयर किडनी की क्या होती है? रीनल फेशिया। तो रीनल फेशिया सबसे आउटर मोस्ट लेयर हो गई किडनी की, और इसका काम क्या होता है? प्रोटेक्शन। और ये किसकी बनी होती है? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की। किसकी बनी होती है, जल्दी बताओ? Fibrous connective tissue. हाँ, और रीनल फेशिया के जस्ट नीचे की तरफ एक लेयर होती है डेट इज कॉल्ड एडिपोज कैप्सूल। बेटा ये जो एडिपोज कैप्सूल लेयर होती है, नाम से पता लग रहा है एडिपोज है, इसका मतलब इसके अंदर फैट जो होंगे वो स्टोरेज होगी, फैट का स्टोरेज होगा। और इसका काम क्या होगा? ये किडनी को मैकेनिकल शॉक से बचाने का काम करेगा, यानी कि शॉक एब्जॉर्बर का काम करेगी। कौन सी लेयर? एडिपोज कैप्सूल। क्लियर? सबसे अंदर की तरफ जो किडनी में लेयर होती है डेट इज कॉल्ड रीनल कैप्सूल। रीनल कैप्सूल जो होती है बेटा टफ लेयर होती है, सबसे ज्यादा टफ लेयर होती है, किडनी की सबसे टफ लेयर होती है। और चूंकि सबसे टफ और हार्ड लेयर होती है, इसीलिए रीनल कैप्सूल किससे कंपोज्ड होगी? कोलेजन फाइबर से। ठीक है, तो इस तरीके से 3 लेयर किडनी को चारों तरफ से सराउंड करती हैं। सबसे बाहर होती है रीनल फेशिया, उसके बाद होती है एडिपोज कैप्सूल, उसके बाद होती है रीनल कैप्सूल। बच्चों में बड़ा कंफ्यूजन होता है, बच्चे कहते हैं सर रीनल कैप्सूल बाहर होती है क्या? नहीं, रीनल कैप्सूल सबसे अंदर की लेयर होती है। अरे बात समझ में आई आपको या नहीं आई?
आ गई सर। Yes, आ गई। sir. हाँ, अब किडनी के अगर आप किडनी के इनर सरफेस की बात करते हो तो किडनी का जो इनर सरफेस है दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है आउटर वाला, दिस इज कॉल्ड कॉर्टेक्स, और जिसमें ये पायरामिडल आपको दिखाई दे रहे हैं, दिस इज कॉल्ड मेड्यूला। इस रीजन को बोलते हैं मेड्यूला। ठीक है, तो बाहर वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है दिस इज कॉल्ड कॉर्टेक्स, और मेड्यूला वाले पार्ट के अंदर जो होते हैं पायरामिडल शेप के क्या होते हैं, पिरामिड होते हैं, उनको बोलते हैं मेडुलरी पिरामिड। ठीक है, मेडुलरी पिरामिड। और ठीक है, तो ये भी मेडुलरी पिरामिड हो गए, सारे मेडुलरी पिरामिड है, दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को, बोलो। और मेडुलरी पिरामिड के Yes. बीच में, मेडुलरी पिरामिड के बीच में क्या होता है, जो कॉर्टेक्स का कुछ पार्ट सस्पेंड कर जाता है, धंस जाता है, यानी कि बिटवीन मेडुलरी पिरामिड सम पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स सस्पेंड कर जाता है। ठीक है, जो पार्ट सस्पेंड कर जाता है उसको बोलते हैं रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी। तो रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी क्या है, सस्पेंडेड पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स इनटू मेडुला, बिटवीन मेडुलरी पिरामिड। क्लियर, सबको समझ में आ रहा है, बोलिए। यस सर। ठीक है, हाँ। और Yes. मेडुलरी पिरामिड की जो टिप होती है, टिप पर जो प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं रीनल पेपिला प्रेजेंट होता है। और ये रीनल पेपिला ओपन हो जाता है माइनर कैलिक्स में। माइनर कैलिक्स क्या है, एक छोटा सा स्पेस है, देखिए ये रहा माइनर कैलिक्स, यानी कि ये रीनल पेपिला किस में खुल जाता है, माइनर कैलिक्स में। और माइनर कैलिक्स एक छोटा सा स्पेस है, ये वाला बीच वाला, फिर ये माइनर कैलिक्स ओपन हो जाता है किसमें, मेजर कैलिक्स में, बड़े स्पेस में ओपन हो जाता है। और फिर मेजर कैलिक्स और बड़े स्पेस में ओपन हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं रीनल पेल्विस। और रीनल पेल्विस से फिर वो यूरिन किस में चला जाता है, यूरिटर में चला जाता है, यूरिटर से यूरिनरी ब्लेडर में चला जाता है, और यूरिनरी ब्लेडर से यूरिथ्रा, और फिर आउटसाइड। नई बात समझ में आई? आ गई सर। यानी कि यानी कि रीनल पेपिला ओपन होगा माइनर कैलिक्स में, और माइनर कैलिक्स ओपन होगा मेजर कैलिक्स में, मेजर कैलिक्स ओपन होगा रीनल पेल्विस में। ये स्पेस है, पहले छोटा स्पेस, फिर उससे बड़ा स्पेस, फिर उससे बड़ा स्पेस। तो सबसे छोटा स्पेस था माइनर कैलिक्स, फिर मेजर कैलिक्स, फिर रीनल पेल्विस। और रीनल पेल्विस से वो यूरिन सारा का सारा किस में आ गया, यूरिटर में। और यूरिटर से दोनों तरफ से कहाँ चला गया, यूरिनरी ब्लेडर में फिल्ड हो गया। और फिर यूरिनरी ब्लेडर में जब फिल्ड हो गया, तो जब दोनों स्फिंक्टर जो है नेक वाले पार्ट के वो रिलैक्स होंगे, तो यूरिन चला जाएगा किसके अंदर, यूरिथ्रा में, और फिर आउटसाइड बाहर चला जाएगा। नई बात समझ में आई? समझ में आ रहा है? हाँ। यस। अब देखो किडनी, हाँ अब किडनी को जो ब्लड सप्लाई, प्योर ब्लड सप्लाई करेंगी वो है रीनल आर्टरी, और जो इम्प्योर ब्लड लेकर आएंगी बाहर वो है रीनल वेन। तो किडनी के अंदर जो रीनल आर्टरीज आती हैं या रीनल वेन जो बाहर निकलती हैं, वो जिस पार्ट से निकलती हैं उस पार्ट को हम नाम देते हैं हाइलम। तो ये जो पोर्शन है दैट इज कॉल्ड हाइलम। ये हाइलम पोर्शन है जिससे क्या, रीनल आर्टरी एंटर कर रही है, रीनल वेन बाहर आ रही है, और यूरिटर भी बाहर आ रही है। तो जिस पोर्शन से बाहर आ रही है ये क्या है बेटा, जल्दी बताओ, हाइलम। और हाइलम हाइलम। कैसा दिखाई दे रहा है, कॉनकेव सरफेस है। कैसा सरफेस है, कॉनकेव, यानी कि इसमें कैविटी बन रही है। क्लियर हुआ सबको पॉइंट या नहीं? यस Yes, सर। sir. ठीक है, अच्छा। अब बेटा जो ये मेडुलरी पिरामिड है बेटा, इसके बीच बीच में आपको जो दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, ये नेफ्रॉन्स है। ये क्या है बेटा, नेफ्रॉन्स। ठीक है, तो अभी नेफ्रॉन्स की स्ट्रक्चर दिखा दूं मैं आप लोगों को, दिखाई दे रहे हैं नेफ्रॉन सबको? अरे बोलो मेरे बच्चों। यस सर। Yes, sir. ठीक है, चलिए। तो नेफ्रॉन, इतने सुस्त बच्चे कैसे हो गए तुम? भाई अगर जिसको नींद ना आती हो ना, तुम लोगों से मिल ले भाई, वो नींद जरूर आ जाएगी, है ना? कुछ मत बोलो, सब मुझे ही बोलने दो, आप लोग बोलो, बोला ही मत करो। यस सर। चलिए मैं आप लोगों को नेफ्रॉन दिखाता हूँ। नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर शायद मे भी मेरे पास हो। दिखाई दे रही है स्ट्रक्चर, डर तो नहीं लग रहा? नहीं सर.
और स्ट्रक्चर नहीं है मेरे पास। चलिए अभी तो मुझे मार्फोलॉजी बतानी है, जस्ट इतना नहीं बताना है वरना तो आप सब कुछ खराब हो जाएगा। देखिए इसी स्ट्रक्चर में बताते हैं, नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर बड़ी साफ सुथरी बनी हुई है, दिखाई दे रही है ना सबको? Yes, sir. Yes, sir. तो मैं थोड़ा सा इसको पहले येलो कर देता हूँ। ये नेफ्रॉन है जिसको मैं येलो कर रहा हूँ, ये नेफ्रॉन है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेफ्रॉन की। देखिए क्या होता है कि आप ये बताइए किडनी के अंदर कौन सी आर्टरी एंटर करती है? रीनल आर्टरी से आर्टरी एंटर करती है, रीनल आर्टरी। और फिर रीनल आर्टरी किडनी के अंदर एंटर करने के बाद नंबर ऑफ ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है और उस ब्रांच को हम नाम देते हैं एफरेंट आर्टरियोल। अब ये एफरेंट आर्टरियोल्स जो होती हैं बेटा, ये क्या करती हैं? ये एंटर करती हैं बोमेन्स कैप्सूल में। किसमें एंटर करती हैं? बोमेन्स कैप्सूल। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को नेफ्रॉन के पार्ट्स बता देता हूँ। ये जो आपको कैप्सूल्स की तरह स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, दिस इज कॉल्ड बोमेन्स कैप्सूल। इसको क्या बोलते हैं? बोलते जाओ। Bowman's capsule. बोमेन्स कैप्सूल, हाँ बोमेन्स कैप्सूल। और बोमेन्स कैप्सूल का जो लोअर पोर्शन होता है वो किससे कनेक्ट हो जाता है? पीसीटी से, यानी कि प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से। फिर पीसीटी जाके फिर एक यू शेप्ड स्ट्रक्चर से कनेक्ट हो जाता है। उस यू शेप्ड स्ट्रक्चर को बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। ठीक है, फिर ये जो स्ट्रक्चर है ठीक है, ये जाके लूप ऑफ हेनले कनेक्ट हो जाता है डीसीटी पार्ट से, यानी कि डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। और फिर डीसीटी जाके ओपन हो जाता है कलेक्टिंग डक्ट में। तो कलेक्टिंग डक्ट के अंदर जितने भी नेफ्रॉन्स हैं उन सबके डीसीटी आके जुड़ जाते हैं। अरे बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो अगर आप किडनी के पार्ट की बात करें, जैसे सपोज किडनी है तो मैंने यहीं पे डिवीजन दिखा दिया, ऊपर कॉर्टेक्स से नीचे मेड्यूला। तो किडनी के कॉर्टेक्स वाले पार्ट में नेफ्रॉन का कौन कौन सा पार्ट आता है? देख लो, बोमेन्स कैप्सूल आता है, पीसीटी आता है, डीसीटी आता है और कलेक्टिंग डक्ट आता है। लेकिन हेनले लूप किसके अंदर आता है? मेड्यूला वाले पार्ट में। अरे क्लियर है? बोलो। Yes, sir. ठीक है, अब क्या होता है? बहुत सिंपल है। अब क्या होता है बेटा, जब रीनल आर्टरी एंटर करती है तो वो नंबर ऑफ ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। उन ब्रांचेस को बोलते हैं एफरंट आर्टरियोल। और एफरंट आर्टरियोल्स एंटर करती है बोमेन्स कैप्सूल में, और बोमेन्स कैप्सूल के अंदर एक ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क बना लेती है जिसको हम नाम देते हैं ग्लोमेरुलस। इसीलिए बोमेन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को एक साथ मिलाकर हम नाम देंगे रीनल कार्पसल, या इसको बोलेंगे मेल्पिजियन बॉडी। क्लियर है? बोलो हाँ या ना। Yes, sir. ठीक है, इसके बाद बेटा जो ये ग्लोमेरुलस हैं, जो ब्लड कैपिलरीज है, फिर ये आपस में एक साथ जुड़ जाती हैं। जुड़ने के बाद ये बना लेती हैं एफरंट आर्टरियोल्स। तो यानी कि एफरंट आर्टरियोल्स एंटर करी बोमेन्स कैप्सूल में, नंबर ऑफ कैपिलरीज में डिवाइड कर गई, फिर ग्लोमेरुलस बना लिया, फिर सारी कैपिलरीज एक साथ जुड़कर एफरंट आर्टरियोल्स बना लिया। ठीक है, फिर इस एफरंट आर्टरियोल्स ने क्या किया, इसने जो नेफ्रॉन्स हैं, नेफ्रॉन्स के बाकी पार्ट को चारों तरफ से सराउंड कर लिया एक नेटवर्क की फॉर्म में। उस नेटवर्क को नाम दिया पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। तो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज किसकी ब्रांचेस है? एफरंट आर्टरियोल्स की। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? क्यों ब्रांचेस में डिवाइड होकर उसने नेफ्रॉन्स को यहाँ पर चारों तरफ से सराउंड किया? क्योंकि जब यहाँ पे फिल्ट्रेशन होगा तो कुछ यूजफुल सब्सटेंस भी फिल्टर हो जाएगा। तो वो यूजफुल सब्सटेंस अगर यूरिन से बाहर चला गया तो हमारी बॉडी में डिसऑर्डर हो जाएगा, तो उसका वापस रीएब्जॉर्ब होना जरूरी है। तो उस रीएब्जॉर्प्शन में कौन हेल्प करेंगे? पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। बात समझ में आई नहीं आई? आ गई ठीक सर। है, और पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज की जो कैपिलरीज हेनले लूप के पैरेलल होती हैं उनको कहा जाता है वासा रेक्टा। तो वासा रेक्टा क्या है? दोज ब्लड कैपिलरीज विच आर पैरेलल टू द हेनले लूप, उनको कहा जाता है वासा रेक्टा। और वासा रेक्टा यहाँ पे हेल्प करते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म में, यानी कि यूरिन को कंसंट्रेट करने में हेल्प करते हैं। बात समझ में आई या नहीं आई? Yes, sir. ठीक है, अच्छा दूसरी चीज बेटा, जो हेनले लूप होता है, जो यू शेप्ड हेनले लूप है, इसके दो पार्ट होते हैं। ये वाला पार्ट जो होता है दिस इज कॉल्ड डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, और ये जो ऊपर जा रहा है दिस इज कॉल्ड असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले। ठीक है, लूप ऑफ हेनले। और डिसेंडिंग और असेंडिंग पार्ट को आपस में कनेक्ट करने का काम एक बेस करता है जिसको हम बोलते हैं कर्व्ड बेस। क्या बोलते हैं?
कर्व्ड कर्व्ड बेस कर्व्ड बेस। क्लियर है सब लोगों को? बोलो तो क्लास बेटा कितने बजे तक थी आज? Yes. 9:30 9:30 तक। 9:30 तक। हाँ जी बेटा। सर एक बार ये जो आपने इफ्रंट और एफ्रंट वाला बताया था ना, आर्ट्रियोल वाला, ये एक बार वापस बता दो। बेटा एफरंट आर्ट्रियोल्स जो होता है, जैसे आपकी रीनल आर्टरी जब किडनी में एंटर करेंगी नंबर ऑफ ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएंगी, जिनको हम बोलेंगे एफरंट आर्ट्रियोल। और एफरंट आर्ट्रियोल फिर बोमेन्स कैप्सूल में एंटर करके नंबर ऑफ ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएंगी, जिनको बोलेंगे ग्लोमेरुलस। फिर ग्लोमेरुलस की जितनी भी ब्लड कैपिलरीज है सारी एक जगह पे जाके जुड़ जाएंगी, और जुड़ने के बाद क्या बना देंगे? एफरंट आर्ट्रियोल्स। फिर एफरंट आर्ट्रियोल्स क्या करेंगे? नेफ्रॉन्स के डिफरेंट पार्ट्स में एक नेटवर्क बना लेंगे, जिसको बोलेंगे पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। और पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज की जो कैपिलरीज हैंले लूप के पैरेलल होंगी उनको बोलेंगे वासा रेक्टा। थैंक यू सर। नहीं समझ में आई बात? क्लियर हुई? आ गई? यस सर। ठीक है, तो बाकी चीजें हम एक्स्ट्रा। हाँ बेटा। सर ये समझ में नहीं आया, ये इफरेंट आर्ट्रियोल्स क्या एफरेंट से निकली है या अलग से? ये बेटा ना थोड़ा दिमाग का खेल है ना? दिमाग का खेल है, दिमाग लगाना है ना? आप कितनी बार एक ही बात को मैं बार बार बता रहा हूं, आप उस चीज को नहीं समझ रहे हो। ये बोमेन्स कैप्सूल है, ठीक। ये एफरंट आर्ट्रियोल आ गई। फिर एफरंट आर्ट्रियोल यहाँ पे नंबर ऑफ ब्रांचेस में डिवाइड हो गए, ये सारी क्या हो गई? फिर ये आपस में सारी जुड़ गई और ये बाहर आ गई। तो ये क्या है? एफरंट आर्ट्रियोल। ये नंबर ऑफ ब्रांचेस जो हुई ग्लोमेरुलस, और फिर ये सारी एक जगह जुड़ के बना दी एफरंट आर्ट्रियोल। नहीं बात समझ में आई? अभी भी नहीं आई समझ में? है बेटा? आ गई सर। नहीं आई समझ में? आ गई सर। नहीं आई? सर सच आ में गई अब। हाँ आ गई? सच में आ गई। ठीक है, चलो तो ठीक है बेटा, तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बाकी एक काम करेंगे, अगले टर्न पे बात करते हैं, ठीक है? क्योंकि आप 9:30 तक क्लास थी आपकी, ठीक है? तो मेरे ख्याल से जितना मैंने आप लोगों को पढ़ाया है इतना आप लोगों को सही बताना 100% समझ में आया या नहीं आया? आ गया सर, आ गया सर। 100% ना? बस मेरा एक कहना माना करो, जिस दिन मैं आपको क्लास पढ़ाया करूँ सिर्फ 5 या 10 मिनट के लिए उसको एक बार पढ़ लिया करो। जैसे अभी आप लोग क्लास ऑफ करोगे, अगर आप लोग 5-10 मिनट अभी क्लास के बाद पढ़ लोगे ना, तो वो चीज आपको परमानेंटली याद हो जाएगी और मेहनत कम करनी पड़ेगी। इससे आपका सिलेबस बहुत जल्दी कंप्लीट होगा, क्योंकि अभी हर चीज आपको याद है, ठीक है? तो अभी आप लोग कुछ चाय नाश्ता करके उसको एक बार पढ़ लो, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा। ओके, टेक केयर एंड थैंक यू। ठीक है, जाओ। Smash the like button and also subscribe Mystery Notebook.